जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे मुग़ल एम्पायर का रूल बिहार में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अकबर के द्वारा जो है बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस का दर्जा दिया गया था, एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया था अकबर के द्वारा 1575-76 में। बिहार जो है उस टाइम एक सेपरेट जो है प्रोविंस बन गया था। और उस टाइम जो है बिहार के गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है मुनीम खां। अकबर के द्वारा जो है मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। अकबर के टाइम पीरियड पे बिहार के जो सबसे फेमस गवर्नर रहे वो रहे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो है वो सबसे फेमस गवर्नर रहे अकबर टाइम पीरियड के। इन्होंने जो है मुग़ल एम्पायर को और स्ट्रॉन्ग किया, मुग़ल एम्पायर का जो होल्ड है बिहार में उसको और मजबूत बनाया। और ये रहे 1587 से लेके 1594 तक। 87 से लेके 1594 तक जो है राजा मान सिंह जो है यहाँ बिहार का जो है कमांड संभालते हैं और मुग़ल एम्पायर का जो होल्ड है बिहार में उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये क्या करते हैं, राजा मान सिंह जो है वो उस टाइम जो लोकल रूलर्स रहते हैं जैसे गिद्धौर के राजा, खड़गपुर और भोजपुर के जो राजा हैं, इन सभी को जो है वो हराते हैं। और साथ ही साथ राजा मान सिंह रोहतास को जो है बिहार का कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, बिहार का कैपिटल रोहतास बन जाता है अकबर के टाइम पीरियड पे। 1594 में अकबर के द्वारा जो है बिहार का गवर्नर रईस खान को नियुक्त किया जाता है। रईस खान को 1594 में बिहार का गवर्नर बनाया जाता है और 1598 तक रईस खान बिहार के गवर्नर रहते हैं। और अकबर के टाइम पीरियड पे कहा जाता है कि बिहार से जो इनकम आती थी वो लगभग 22 करोड़ दाम थी। 22 करोड़ दाम मतलब अभी के टाइम में देखें तो 55,57,985 रुपये, ये जो थी बिहार से टोटल इनकम थी अकबर के टाइम पीरियड पे। 1600 तक आते आते जो है जो अकबर का बेटा रहता है सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से भी जानते हैं, तो जहांगीर जो है वो रिवोल्ट कर देता है। तो उसी की वजह से जो है बिहार में कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। उस टाइम जो गवर्नर रहते हैं बिहार के वो रहते हैं साद खान। तो साद खान को हटा के असफ खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। बिहार वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जहांगीर ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम पीरियड पे जहांगीर के इन्फ्लुएंस में रहता है बिहार। तो हम बात करेंगे जहांगीर की। जहांगीर राजा बनते ही जो क्या करता है कि लाल बेग को जो है बाज बहादुर के नाम से भी जानते थे, तो लाल बेग को जो है बिहार का सूबेदार यानी बिहार का गवर्नर नियुक्त किया जाता है जहांगीर के द्वारा। तो लाल बेग जो है बन जाते हैं बिहार के गवर्नर। तो लाल बेग या जिसको बाज बहादुर ही बोल सकते हैं, तो बाज बहादुर के टाइम पीरियड पे जो है खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह जो हैं वो विद्रोह कर देते हैं और उस विद्रोह को दबाने का काम करते हैं बाज बहादुर। तो बाज बहादुर जो है वो राजा संग्राम सिंह और इनके बीच में युद्ध होता है और इस रिवोल्ट को जो है बाज बहादुर सप्रेस कर देते हैं। बाज बहादुर के द्वारा ही दरभंगा में नुसरई नाम का एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है और साथ ही साथ जो है एक इन का निर्माण करवाया जाता है। इन मतलब एक छोटा सा महल टाइप का होता है। तो इस महल का निर्माण जो है वो नूरजहाँ के लिए करवाया जाता है। नूरजहाँ जिनको मेहरुनिसा के नाम से भी जानते हैं। तो जब वो दिल्ली से बंगाल ये ट्रैवल करती थी तो उसी ट्रैवल के लिए जो है ताकि वो यहाँ रुक सकें, तो इसी के लिए जो है बाज बहादुर के द्वारा ये जो इन है उसका निर्माण करवाया जाता है। 1607 में बाज बहादुर को जो है टाइटल दिया जाता है जहांगीर कुली खान का। जहांगीर कुली खान की उपाधि बाज बहादुर को दी जाती है 1607 में। और 1607 में ये बंगाल के गवर्नर नियुक्त होते हैं। ठीक है, 1605 तक रूल रहता है अकबर का, उसके बाद जहांगीर का रूल शुरू होता है। तो उसके बाद जो है ये 1607 में ये बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। तो इनके द्वारा जो है इम्पोर्टेंट काम देख लीजिए, जो राजा संग्राम सिंह जो कि खड़गपुर के हैं उनके रिवॉल्ट को सप्रेस किया जाता है और साथ ही साथ दरभंगा में जो है एक मस्जिद और एक छोटा सा महल जो है उसका निर्माण करवाया जाता है जिसका नाम है नूरसराई। तो नूरसराई जो है वो मेहरुनिसा यानी नूरजहाँ के हॉल्ट करने का जो है एक जगह रहता है जहाँ पे वो हॉल्ट करती हैं अगर वो दिल्ली से बंगाल ट्रैवल करती हैं तो। और बाज बहादुर को 1607 में जो है जहांगीर कुली खान का टाइटल दिया जाता है। उसके बाद ये जो है बंगाल के गवर्नर नियुक्त हो जाते हैं। बाज बहादुर के बाद बिहार के गवर्नर नियुक्त होते हैं इस्माइल खान। इस्माइल खान नेक्स्ट गवर्नर हैं बिहार के। और इनके बाद 1608 में अब्दुल रहमान जिसको अफजल खान के नाम से भी जानते हैं, अफजल खान जो है वो बिहार का गवर्नर नियुक्त होता है। और अफजल खान जो है कहा जाता है कि अफजल खान के टाइम पीरियड पे एक विद्रोह देखने को मिला था जो कि फ़कीरों का विद्रोह था। तो एक फ़कीर थे कुतुब, तो इन्हीं कुतुब के द्वारा जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो अफजल खान जो है इस विद्रोह को सप्रेस कर देते हैं।
अफ़ज़ल खान की मृत्यु 1613 में हो जाती है। 1613 में अफ़ज़ल खान मर जाते हैं और इनके बाद ज़फ़र खान बनते हैं बिहार के सूबेदार, यानी बिहार के गवर्नर ज़फ़र खान को नियुक्त किया जाता है। ज़फ़र खान जो है 2 साल तक रूल करते हैं। उसके बाद 1615 में बिहार के सूबेदार जो हैं वो इब्राहिम खान ककर बनते हैं। तो इब्राहिम खान ककर जो हैं ये नूरजहाँ के भाई होते हैं। इनको जो है बिहार का सूबेदार बना दिया जाता है 1615 में। उसके बाद ये भी 2 साल तक गवर्नर रहते हैं। 1617 में जो है बंगाल जो है ट्रांसफ़र हो जाता है जहांगीर कुली खान द्वितीय को। तो जहांगीर कुली खान सेकंड को जो है गवर्नर बना दिया जाता है बिहार का। और उसके 1 साल बाद ही मुकारब खान 1618 में बिहार के गवर्नर नियुक्त होते हैं। 1618 में मुकारब खान जो हैं वो बिहार के गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। इनका भी रूल लगभग 2.5-3 साल का है। उसके बाद जहांगीर अपॉइंट करते हैं प्रिंस परवेज़ को बिहार का सूबेदार। 1621 में जो है जहांगीर के द्वारा प्रिंस परवेज़ को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और प्रिंस परवेज़ जो हैं ये ऐसे पहले प्रिंस रहते हैं, ये पहले ऐसे राजकुमार रहते हैं जिनको बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। उसके बाद रूल आता है शाहजहाँ का। शाहजहाँ जिसको हम प्रिंस खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिंस खुर्रम यानी शाहजहाँ जो है वो जहांगीर के अगेंस्ट जो है विद्रोह कर देते हैं और पटना का एरिया और रोहतास का कुछ एरिया और आसपास का कुछ एरिया जो है ये एनेक्स कर लेते हैं। तो 1622 से 24 के बीच में जो है ये सारे एरिया जो हैं उस टाइम प्रिंस परवेज़ जो हैं वो गवर्नर रहते हैं। तो इनसे शाहजहाँ जो है ये सारे एरिया जो है वो एनेक्स कर लेते हैं। और एनेक्स करने के बाद बैरम बेग यानी खाने दुर्रम को ये बिहार का गवर्नर नियुक्त करते हैं। शाहजहाँ जो है बैरम बेग खाने दुर्रम को जो है बिहार का गवर्नर इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद बहादुरपुर में टोंस रिवर के किनारे, टोंस नदी के किनारे जो है शाहजहाँ के बीच में और प्रिंस परवेज़ के बीच में जो है युद्ध होता है, जहाँ पे शाहजहाँ को हार का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद 26 अक्टूबर 1624 को शाहजहाँ जो है अपनी पत्नी मुमताज़ महल के साथ ये बुरहानपुर के लिए जो है ये चले जाते हैं। बुरहानपुर जो है अपनी पत्नी के साथ ये भाग जाते हैं। अब इसके बाद जो पूरा का पूरा जो बिहार का जो कंट्रोल है ये रहता है प्रिंस परवेज़ के पास। 1626-27 में जो लास्ट सूबेदार होते हैं बिहार के वो होते हैं मिर्ज़ा रुस्तम शफ़ाबी। मिर्ज़ा रुस्तम शफ़ाबी जो है वो लास्ट सूबेदार हैं बिहार के ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पीरियड पे लास्ट सूबेदार हैं मिर्ज़ा रुस्तम शफ़ाबी। इनके बाद जो है खाले आलम, मिर्ज़ा शैफ़ी जिसको सैफ खान के नाम से भी जानते हैं, इनको जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और सैफ खान के द्वारा 1628-29 में जो है एक मदरसे का निर्माण करवाया जाता है जिसको मदरसा ऑफ सैफ खान के नाम से जानते हैं, मदरसा ऑफ सैफ खान। तो 1628-29 में जो है सैफ खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। सैफ खान को मिर्ज़ा शैफ़ी भी बोलते हैं। उसके बाद शाहजहाँ जो हैं, शाहजहाँ क्या करते हैं कि अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज़ जंग को बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हैं 1632 में। इनके टाइम पीरियड पे जब भोजपुर के राजा प्रताप विद्रोह करते हैं तो उस विद्रोह को अब्दुल्ला खान के द्वारा जो है सप्रेस कर दिया जाता है। और इसी वॉर में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है राजा प्रताप की। और राजा प्रताप का जो टेरिटरी है, जो इनका एरिया होता है, वो मुग़ल एम्पायर में मर्ज कर दिया जाता है अब्दुल्ला खान के द्वारा। अब्दुल्ला खान के बाद जो है मुमताज़ महल के भाई शाइस्ता खान को बिहार का सूबेदार यानी बिहार का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। इनके बाद मिर्ज़ा शाहपुर जिसको इतिगाद खान के नाम से भी जानते हैं, ये 1643 से 46 के बीच में बिहार के गवर्नर रहते हैं। आज़म खान, सईद खान, बहादुर ज़फ़र खान एंड जुल्फ़िकार खान, ये जो है 1656 से 56 के बीच में जो है बिहार के सूबेदार यानी बिहार के गवर्नर जो है नियुक्त किए जाते हैं। बाद में जब शाहजहाँ की तबीयत जो है ख़राब हो जाती है तो प्रिंस दारा के एडवाइस पे 1657 में अलीवर्दी खान को बिहार का गवर्नर बना दिया जाता है। लेकिन अलीवर्दी खान जो है वो क्या करते हैं कि वो प्रिंस सूजा को सपोर्ट करने लगते हैं। अलीवर्दी खान जो है वो प्रिंस सूजा को सपोर्ट करने लगते हैं क्योंकि धीरे धीरे जो है मुग़ल एम्पायर अब वीक हो रहा था। उसके बाद होता है बैटल ऑफ समूगढ़। तो बैटल ऑफ समूगढ़ में मिर्ज़ा राजा जय सिंह और सुलेमान खान ये जो है मिल के हराते हैं प्रिंस सूजा को। बैटल ऑफ समूगढ़ में मिर्ज़ा राजा जय सिंह और सुलेमान सिको जो है ये प्रिंस सूजा को हरा देते हैं बैटल ऑफ समूगढ़ में। और वहीं औरंगज़ेब जो है वो क्या करता है, प्रिंस दारा को डिफीट करता है और बिहार प्रोविंस जो है वो सूजा को सौंप देता है।
तो यहाँ हारने के बाद भी जो है प्रिंस सूजा को बिहार प्रोविंस मिल जाता है। इसके बाद रूल आता है औरंगज़ेब का। तो औरंगज़ेब जो है वो दाऊद खान कुरैशी को बिहार का सूबेदार अपॉइंट करता है। दाऊद खान कुरैशी 1659 से 1664 तक बिहार के गवर्नर के रूप में काम करते हैं। गया डिस्ट्रिक्ट में जो दाऊद नगर है उसकी स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा की जाती है। दाऊद खान कुरैशी के द्वारा गया डिस्ट्रिक्ट में दाऊद नगर की स्थापना की जाती है, जो कि प्रेजेंटली औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके अलावा पटना में जो है दारुल अदालत यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो निर्माण है वो भी इन्हीं के द्वारा कराया गया था। दाऊद खान के बाद लश्कर खान को अपॉइंट किया जाता है बिहार का सूबेदार। 1665 में लश्कर खान को जो है बिहार का सूबेदार अपॉइंट किया जाता है दाऊद खान के बाद। और इसी टाइम पीरियड के बाद जो है हमें बिहार में एक ग्रेट फेमाइन देखने को मिलता है, और इस ग्रेट फेमाइन को जो की व्याख्या जो है वो हमें ब्रिटिश ट्रैवलर जॉन मार्शल और डच ट्रैवलर डी ग्राफी की किताब में जो है देखने को मिलता है। उस फेमाइन के बारे में जो है इन ट्रैवलर्स ने लिखा है डिटेल में। साथ ही साथ जॉन मार्शल के द्वारा उनकी राइटिंग में जो है उस टाइम के सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे भागलपुर, मुंगेर, फतुहा और हाजीपुर सिटीज़ के बारे में जो है जॉन मार्शल अपने किताब में लिखते हैं, उस टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद औरंगज़ेब के तीसरे बेटे को जो है प्रिंस आज़म को बिहार का सूबेदार 1677 में नियुक्त किया जाता है। प्रिंस आज़म के बाद मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन, जिनको शैफ खान के नाम से जानते हैं, ये बिहार के सूबेदार बनते हैं। और ड्यूरिंग हुज पीरियड ब्रिटिश फैक्ट्री एट पटना वाज लूटेड, और इन्हीं के टाइम पीरियड पे ब्रिटिश की जो फैक्ट्री थी पटना में उसमें जो है लूटपाट किया गया था। दिस इंसिडेंट हैज़ बीन मेंशन बाय जॉब चार्नोक। तो जॉब चार्नोक के द्वारा जो है ये इंसिडेंट उनकी किताब में उल्लेख इसका किया गया है। 1702 में जो है 1702 में औरंगज़ेब के द्वारा जो है अपने फेवरेट ग्रैंडसन प्रिंस अजीम को अपॉइंट किया जाता है बिहार का सूबेदार। और प्रिंस अजीम जो है वो पटना का नाम बदल के रख देते हैं अजीमाबाद। ठीक है, प्रिंस अजीम के द्वारा जो है पटना का नाम बदल के रख दिया जाता है अजीमाबाद। औरंगज़ेब के डेथ के बाद बहादुर शाह जो है मुग़ल एम्परर बनते हैं, जिनका रूल है 1707 से लेकर के 1712 तक का। बहादुर शाह क्या करते हैं कि बहादुर शाह जो है वो प्रिंस अजीमुश शाह को वो बिहार का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं, और बंगाल का नायब नियुक्त करते हैं फ़र्रुखशियार को। ठीक है, बंगाल का नायब फ़र्रुखशियार को नियुक्त करते हैं और प्रिंस अजीमुश शाह को बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हैं बहादुर शाह। 1711 में जो है 1711 में फ़र्रुखशियार बिहार वापस आता है, और 1713 में जो है फ़र्रुखशियार जो है बन जाता है मुग़ल एम्परर। और मुग़ल टाइम पीरियड के फ़र्रुखशियार जो है एकमात्र ऐसे मुग़ल एम्परर हैं जिनको बिहार में जो है इनको कोरोनेट किया गया था, यानी इनका जो राज्याभिषेक है वो बिहार में हुआ था। तो मुग़ल टाइम पीरियड के ये एकमात्र ऐसे जो राजा हैं जिनका राज्याभिषेक जो है वो पटना में हुआ था। अब बात करते हैं फ़र्रुखशियार के टाइम पीरियड में कौन कौन लोग जो है गवर्नर रहे। तो पहले हैं कैरत खान जो 1712 से 14 तक रहे। उसके बाद मीर जुमला जो 1780 से 21 तक रहे। शार बुलंद खान जो 1716 से 18 तक रहे। और खान जमान खान जो कि 1718 से 21 तक गवर्नर रहे बिहार के। और इन लोगों के बाद जो है नुसरायत खान जो है वो बिहार के सूबेदार बनते हैं। और उसके अगले 5 साल तक जो है कई लोगों को जो है बिहार का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, लेकिन कोई भी उतना जो है पावरफुल नहीं रहता है। उसके बाद फर्रुखुद्दौला को जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, जो कि उस टाइम के राजा हैं जगदीशपुर के उद्वंत सिंह। ठीक है, और पालामऊ के राजा के साथ, छोटा नागपुर के राजा के साथ जो है इनकी लड़ाई होती है। और यहाँ पे जो है फ़र्रुखशियार को इसकी वजह से 1734 में 1734 में जो है फर्रुखुद्दौला को डिसमिस कर दिया जाता है, बिहार के गवर्नर के पद से जो है डिसमिस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार में सिख धर्म की। सिखिज़्म का जो उदय है वो 1469 में हुआ गुरु नानक देव के द्वारा। गुरु नानक देव जो हैं ही वॉज ए ग्रेट टीचर, जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। जो भी मॉल प्रैक्टिसेस हो रही थी उस टाइम, उसके अगेंस्ट इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। साथ ही साथ जो उस टाइम सोशल कस्टम्स और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हुआ करती थी इंडिया में जो प्रेवलेंट थी, तो उसके अगेंस्ट जो है इनके द्वारा आवाज़ उठाई गई। और एक हारमोनियस और हैप्पी सोसाइटी बनाने के लिए जो है लोगों को जो है एम्फसाइज़ किया गया, लोगों को जो है
बताया गया। और गुरु नानक देव जी के द्वारा जो है ये भी बताया गया कि कैसे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और कैसे जो है आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे आप एनलाइटमेंट हो सकते हैं और कैसे यू कैन गेट सैल्वेशन। इनके बाद जो और सिख गुरु आए तो इनकी गुरु नानक जी के जो व्यूज़ थे वो, और साथ ही साथ उसके बाद जो भी सिख गुरु आए उनके व्यूज़ को मिला के ही जो है सिख का जो थॉट है वो इमर्ज हुआ। गुरु नानक देव जी ने बिहार में कई स्टेट्स में ट्रैवल किया, जैसे गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, खलगांव, ठीक है। और इन सारे एरियाज़ में जो है उन्होंने सिखिज़म को स्प्रेड किया। इनके बाद जो है 1604 में जो सिखों के फिफ्थ गुरु हैं गुरु अर्जन देव, इनके द्वारा जो है जो सिक्स के स्क्रिप्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए, वो जो है लिखे गए। और जो ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया उसको हम बोलते हैं आदि ग्रंथ। और आदि ग्रंथ में जो है कई जो हिंदू सेंट्स थे उनके द्वारा उनके बारे में भी बताया गया। तो करीब करीब जो है 16 अदर इंडियन सेंट्स, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और हरिजन जैसे जयदेव, सूरदास, फरीद, नामदेव, कबीर और रविदास के बारे में जो है आदि ग्रंथ में बताया गया। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु हैं, 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह जिनका जन्म पटना बिहार में हुआ, इनके द्वारा जो है खालसा ग्रुप की शुरुआत की गई। और खालसा ग्रुप का मानना ये था कि आप साधु होने के साथ साथ, सेंट होने के साथ साथ सोल्जर्स भी हैं, ठीक है। तो जो खालसा ग्रुप के लोग थे वो सेंट्स के रूल्स को भी फॉलो करते थे और वो सोल्जर्स भी थे। तो खालसा ग्रुप की जो शुरुआत है वो गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा की गई। और इन्हीं के द्वारा ये कहा गया कि जो सिख लोग हैं वो लंबे बाल रखेंगे, जो डिनोट करता है एक संत के अपीयरेंस को, एक सेंट के अपीयरेंस को। उसके अलावा वो अंडरवियर यानी कच्छा पहनेंगे जो कि बना है सेल्फ कंट्रोल के लिए, और आयरन बैंगल पहनेंगे, जो लोहे की एक टाइप की चूड़ी होती है, इसको कड़ा बोलते हैं, उसको हाथ में पहनेंगे ताकि हाथ से भी जो है कई एक्ट किए जा सकें। उसके अलावा एक कंघा रखेंगे जिससे माइंड और बॉडी दोनों को क्लीन रखें कर सकें, और साथ ही साथ एक स्वॉर्ड रखेंगे यानी कृपान रखेंगे सेल्फ डिफेंस के लिए, और उसको जो है इमरजेंसी में यूज़ करेंगे और सही चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। गुरु अर्जन देव की जो हत्या है वो जहांगीर के द्वारा कर दी जाती है लाहौर में 1606 में। बहुत बेदर्दी से जो है गुरु अर्जन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा की जाती है। और इसी की वजह से गुरु हरगोबिंद जो हैं वो लोगों को तलवार उठाने को कहते हैं कि आपको जो है वो जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आपको फाइट करना है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर को 1675 में जो है उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया दिल्ली में, क्योंकि उनको जो है इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होते। इसीलिए जो है गुरु तेग बहादुर को 1675 में दिल्ली में उनका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। उसके बाद इनके जो बेटे हैं गुरु गोबिंद सिंह, ये जो है कई साल तक बैटल फील्ड में ही रहते हैं, और उसमें जो है इनके चारों पुत्रों की जो है हत्या हो जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु के बाद जो है गुरुशिप जो है वो अपने एंड पे आ जाती है, और गुरु ग्रंथ साहिब को ये कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो फाइनल, सोवरेन और इटर्नल लिविंग गुरु हैं सिखिज़म के। श्री गुरु गोबिंद सिंह और द 10th एंड द लास्ट ऑफ द 6 गुरुज, ये जो है पटना में इनका जन्म हुआ था 1666 में। गुरु तेग बहादुर जो है जब आसाम जा रहे थे एक मिशन पे, तो इनकी वाइफ जो है उस टाइम पटना में ही थी, जहाँ पे इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था। और जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ वो सिखों के लिए जो है एक पिलग्रिमेज साइट है, जिसको हम पटना साहिब गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। गुरु तेग बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1675। गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में दिल्ली में की जाती है। इट फेल टू द लॉट ऑफ गोविंद टू बिकम ए गुरु एट द अर्ली एज ऑफ 10। और कई लोग जो है 10 साल पे ही जो है वो इनको, और जो गोविंद जो हैं वो 10 साल की उम्र में जो है वो गुरु बन जाते हैं। ही अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा ऑन 1st ऑफ द बैशाख। तो 1699 बैशाखी का पहले दिन को जो है खालसा की स्थापना जो है की जाती है। एट प्रेजेंट अ गुरुद्वारा स्टैंड्स फॉर द प्लेस बर्थ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इन पटना। तो पटना साहिब गुरुद्वारा जो है वहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था। द गुरुद्वारा इज़ नोन एज द तख्त श्री हरिमंदिर जी, ठीक है।
तख्त श्री हरिमंदिर जी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस ऑफ सिख्स, ठीक है। तो अमृतसर के बाद जो है ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है सिख के लिए। गुरु गोविंद सिंह सेंट हिज रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव और मनसदर इन बिहार, और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है कई रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव जो है बिहार में भेजे गए थे। तो यहाँ पे जो है हमारे मध्यकालीन इतिहास जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से जो है वो हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।